Okay ji, so after completing the spur gear numerical, it is now time for the helical gear. और helical gear में आपको याद है ड्यू टू द हेलिक्स हमारे पास जो है तीन डिफरेंट मेनली हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहे थे। एक हमारे पास नॉर्मल प्रेशर एंगल था, एक ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल था और एक हमारे पास हेलिक्स एंगल था। अगर आप डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू देखेंगे तो आपको डिफरेंट जो है एंगल्स आपको फॉर्म होते हुए नज़र आएंगे। फॉर इंस्टेंस आपके पास यहाँ नॉर्मल प्रेशर एंगल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ आपके पास ट्रांसवर्स जो है प्रेशर एंगल नज़र आ रहा है। और अगर हम इसको जो है फ्रॉम थ्रू सेक्शन बी अगर हम जो है इसको यानी कि इस डायरेक्शन में इस तरह से अगर इसको कट डाउन करते हैं तो आपके पास जो ये लाइन है जो कि यहाँ ये फॉर्म हो रही है, डैट इज़ योर ट्रांसवर्स पिच, ठीक है। और इसी तरह जो ये लाइन है यानी कि ए सी जो है बेसिकली डैट इज़ योर ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच। और इसी तरह जो है जो आपके पास लाइन ए ई है डैट इज़ नॉर्मल सर्कुलर पिच, सो डैट इज़ लाइन ए ई। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं आपके पास यहाँ ये साई जो है हेलिक्स एंगल गिवन है, सो यू कैन इजीली राइट डाउन एज पी एन इज इक्वल टू पी टी कॉज ऑफ साई। और अगर जो है हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं जो कि आपके पास ये लाइन ए डी है, सो डैट इज़ योर एक्सियल कंपोनेंट। सो अगर ये आपके पास एक्सियल कंपोनेंट है और ये ए सी है और अगर आप इसको ये ज्वाइन करते हैं सो डैट इज़ योर हेलिक्स एंगल नाउ। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आपने यूज़ करनी है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इसको आप यूटिलाइज करेंगे आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा जो कि एक्सियल पिच का है। ओके और उसके अलावा जो है चूँकि ये जो है हमारे पास ये सर्कुलर पिच है और अगर आपने इसको जो है नॉर्मल डायमीटर पिच में आपने इसे डायमीटर पिच में आपने कन्वर्ट करना है तो हमने सिंपली ये रिलेशन को हम अगर चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो ट्रांसवर्स जो ये रिलेशन है इसको भी लेट्स से अगर आप इसे वेरी करते हैं तो आपके पास एंड में ये रिलेशन आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब सिंपल इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे आपके पास ये रिलेशन फॉर्म हो जाएगा। और इसी तरह जो है अगर आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है इन बिटवीन द प्रेशर एंगल इन नॉर्मल डायरेक्शन एंड द प्रेशर एंगल ट्रांसवर्स डायरेक्शन बिकॉज बोथ आर डिफरेंट ड्यू टू द एंगुलरिटी ऑफ द टीथ। सो अगर आपने उसको फाइंड आउट करना है सो हम वो इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये एक हल्का सा जो है रिफ्रेशर था फॉर द हेलिकल गियर। अब हम जो है इसके एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ हमें गिवन है कि जी 17 to 20 डिग्री नॉर्मल पिच एंगल हेलिकल पिनियन गियर, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर ये एग्जांपल है जो कि हमने अभी स्पर गियर के लिए किया। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि दोनों केसेस में सेम होंगे। रोटेट्स एट 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट टू 4 HP 52 टूथ हेलिकल गियर। सो नॉर्मली वही चला, डायमीटर पिच इसमें कॉन्स्टेंट है, फेस विड्थ इसमें कॉन्स्टेंट है, क्वालिटी नंबर कॉन्स्टेंट है जो कि दोनों में सेम था, सॉरी। इसी के अलावा जो है द गियर स्टटल माउंटेड बेरिंग विद इमीडिएटली एडजेसेंट, ठीक है, ओके। द पिनियन एंड गियर आर मेड फ्रॉम थोरो हार्डन्ड स्टील, बिल्कुल लाइक द फर्स्ट केस, ठीक है। हार्डनेस ऑफ 250 फॉर पिनियन एंड 200 फॉर द गियर। ट्रांसमिशन इज स्मूथ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, बिल्कुल वही केस है। पिनियन लाइफ जो है 10⁸ साइकिल उसने हमें यहाँ बता दिया है। और रिलायबिलिटी हमें 0.9 यूज़ करना है। और एंड यूज़ द अपर कर्व इन फिगर 14.14 एंड 15 जो कि हमने वहाँ सिंपल जब SC वगैरह और ZN जब हमने फाइंड आउट किया था बेसिकली वहाँ यूज़ हुआ था। सो हमने यहाँ भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना फॉर गियर इन बेंडिंग, उसके अलावा फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है गियर इन वेयर, और हमने एग्जामिन करना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो इसके सेफ्टी फैक्टर्स हैं कि थ्रेड कौन से केस में यानी कि वेयर ज़्यादा थ्रेड देगा या गियर बेंडिंग ज़्यादा थ्रेड देगा। सो इसको अभी हम देख लेते हैं। ओके जी, हेलिकल गियर में जो हम यहाँ डायमीट्रल पिच डायमीटर यूज़ करेंगे डैट वुड बी द ट्रांसवर्स डायमीटर पिच, ओके। सो और उसके थ्रू हम पिच डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले जो है फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमारे पास जो है यहाँ ये हमें गिवन है कि द नॉर्मल डायमीटर पिच इज 10 टीथ पर इंच। सो हम यहाँ से और हेलिक्स एंगल जो है अगर आप देखें तो हेलिक्स एंगल भी हमें यहाँ गिवन है हेलिक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि PT इज इक्वल टू PN कॉज ऑफ साई, यानी कि PT इज इक्वल टू PN विच वॉज 10 इंटू कॉज ऑफ 30। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी 8.66
टीथ पर इंच। अब आपके पास जो है ट्रांसवर्स डायमीटर पिच आ गई, सो हम यहाँ से अब पिच डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। और पिच डायमीटर जो है सिंपल फॉर पिनियन दैट वुड बी P/PT, जो कि आपके पास आएगी 17 डिवाइडेड बाई 8.66 यानी कि 1.963। और इसी तरह फॉर गियर दैट वुड बी G/PT यानी कि 52/8.66 एंड दैट वुड बी अराउंड 6.005। सो अगर अब हमने पिच लाइन वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, सो दैट वुड बी इक्वल टू πdn डिवाइडेड बाई 12 यानी कि पाई मल्टीप्लाई बाय 1.963 मल्टीप्लाई बाई 1800 डिवाइडेड बाई 12, और ये आपके पास बनता है 925 फीट पर मिनट। इसी तरह जो है अगर हमने यहाँ ट्रांसमिटेड लोड फाइंड आउट करना है, दैट वुड बी इक्वल टू 33,000 इंटू H/V। अब 33,000 मल्टीप्लाई बाई H जो कि 4 HP है डिवाइडेड बाई V विच इज़ 925। सो ये फोर्स आपके पास आएगी 142.7 lbf। सो ये तो था हमारे पास फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद जो है हमने यहाँ ओवरलोड फैक्टर फाइंड आउट करना है, और ओवरलोड फैक्टर जो है यहाँ भी ये 1 ही होगा, यूनिफॉर्म है। सो ये नॉट इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है डैट इज टू फाइंड द डायनेमिक फैक्टर। ओके, सो डायनेमिक फैक्टर जो है उसमें भी ऐसा कुछ चेंज नहीं हो रहा, क्वालिटी नंबर 6 ही है। इसमें वेलोसिटी यस चेंज हो रही है। सो इसकी वजह से जो है अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो B आएगा that would be equal to 0.25 into 12 minus 6 2/3, so ये that would be around 0.8255। और A जो है वो भी बिल्कुल वही एज इन द केस ऑफ स्पर गियर 50 into 56 1 minus B। सो दैट वुड बी माइनस, और ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे दैट वुड बी अराउंड 59.77। सो इट इम्प्लाइज कि आपके पास जो डायनामिक फैक्टर है KV दैट वुड बी इक्वल टू सिंपली A विच इज़ 59.77 प्लस के रूट ऑफ V विच इज़ 925 डिवाइडेड बाई A विच इज़ 59.77 और रेज टू द पावर B विच इज़ 0.8255। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सो दैट वुड बी अराउंड 1.40। उसके बाद साइज़ फैक्टर है, और साइज़ फैक्टर जो है इसमें अगर आप देखते हैं इन रिलेशन टू स्पर गियर फेस विड्थ वही है, y जो है थ्रू आउट सेम रहेंगे। p जो है इस केस में हम जो हमारे पास नॉर्मल डायमीटरल पिच थी जो कि 10 टीथ गिवन थी हम वही लेंगे, और उसकी बेस पे जो है हम ये इंपोर्ट कर लेंगे लास्ट हमारी एग्जांपल से। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि KS फॉर पिनियन दैट वाज इक्वल टू 1.043 और KS फॉर गियर इक्वल टू 1.052। सो एज इट इज़ जो है यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, अगर आप इनके पैरामीटर्स को भी देखें, सिर्फ इसमें जो पैरामीटर एक मेन यूज़ हो रहा है दैट इज़ द फेस विड्थ, ठीक है। फेस विड्थ हमारे पास दोनों केसेस में सेम है। सो हम यहाँ इसकी वैल्यू भी जो है हम यहाँ लिख सकते हैं जो कि हमारे पास लास्ट केस में थी, दैट वाज इक्वल टू KM इज इक्वल टू 1.208। और इसी तरह जो है जिस तरह हमने लास्ट न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था, थिकनेस फैक्टर हमने वहाँ भी 1 लिया था और हम थिकनेस फैक्टर यहाँ भी 1 एज्यूम करेंगे।
उसके बाद जो है रिलायबिलिटी फैक्टर, रिलायबिलिटी यहाँ भी 0.85 है, सो इसका मतलब है कि आपके पास जो के आर है दैट इज़ इक्वल टू 90% के आर वुड बी इक्वल टू 0.85। ठीक हो गया। ओके, सो उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ टू फाइंड द स्ट्रेस साइकिल फैक्टर yn एंड zn। साइमल्टेनियसली yn जो है 10⁸ साइकिल्स, ठीक है, और हमने अपर जो है यूज़ करनी है लाइन जो कि हमें गिवन है, और n जो है वो दोबारा 10⁸ साइकिल है, और अगर आपने रेशो निकालनी है उसके लिए गियर के लिए, सो दैट वुड बी डिवाइडेड बाय द गियर रेशो, क्योंकि गियर टीथ सेम है, सो बिल्कुल वो वही सेम फार्मूला, सो हम सिंपल लास्ट न्यूमेरिकल से ही हम ये वैल्यूज़ यहाँ लिख देते हैं कि yn फॉर पिनियन that was equal to 0.977 and yn for gear that was equal to 0.996। so ये भी हो गया। उसके बाद जो है अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारे पास है कि हमने zn फाइंड आउट करना है, और zn के लिए भी जो है यही कर्व यूज़ होनी है और यही रिलेशन है। सो हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं कि यूजिंग द डाटा फ्रॉम द लास्ट न्यूमेरिकल zn फॉर पिनियन दैट वाज इक्वल टू 0.948, और इसी तरह जो है जो zn फॉर गियर था दैट वाज इक्वल टू 0.973। टेम्परेचर फैक्टर जो है वही हम अजम्पशन ले रहे हैं, so KT would be equal to 1 as well। ओके, उसके बाद जो है हमने सरफेस टेंथ ज्योमेट्री फैक्टर फाइंड आउट करना है। ये फैक्टर जो है सॉर्ट ऑफ हमारे पास ये चेंज होगा स्पर गियर के एग्जांपल से, और यहाँ जो है अब हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं दोबारा इंक्लूड भी हो रही हैं। ओके, यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है फैक्टर RP एंड RG, ठीक है, RP एंड RG, ये दोनों जो हैं दीज आर पिच रेडियाई, कि जो आपके पास पिच सर्कल होता है उसके रेडियस हैं, और इसी तरह आपके पास जो RBP है और आपके पास जो RBG है, ये आपके पास जो है बेस सर्कल रेडियाई हैं। ठीक है, और हम जो है ये एक एक्सप्रेशन जो है जब हमने ये डिस्कस किए थे पहले, हम एक एक्सप्रेशन पढ़ के आए थे कि RB इज इक्वल टू RP कॉज ऑफ phi t। सो ये रिलेशन हमने जो है कवर किया था, ठीक है, और इसके अलावा जो है हमने यहाँ जो एक और रिलेशन, ओके, इसके अलावा जो है अभी फिल वक्त इसमें सच कोई एक्सप्रेशन नहीं है, और ओके, सो अभी फिल वक्त जो है हम इसको देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो है हमने ये phi t भी फाइंड आउट करना है। सो अगर हमने ये phi t फाइंड आउट करना है दैट वुड बी इक्वल टू tan of phi n डिवाइडेड बाय cos of psi। अभी हमने स्लाइड्स में भी ये न्यूमेरिकल ये देखी थी हमने फॉर्मूला। सो सिंपली दैट वुड बी tan inverse tan of 20 डिवाइडेड बाय cos of 30। सॉल्व करते हैं, सो ये आपके पास जो है आएगा 22.8 डिग्री। इसी तरह जो है अगर हमने बेस रेडियस फाइंड आउट करने हैं RB फॉर पिनियन दैट वुड बी इक्वल टू RP cos of
phi t। ओके, अब जो है एक और जो हमें यहाँ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा वो ये है कि हमने यहाँ rp फाइंड आउट करना है। सो अगर हमने rp फाइंड आउट करना है सो उसके लिए हमें दोबारा अब यूटिलाइज करना पड़ेगा यहाँ से ये रिलेशन, एक नंबर ऑफ टीथ हमें गिवन है, ठीक है, और इसके अलावा जो है हमें यहाँ से डायमीट्रल पिच हमें गिवन है। ठीक है, बट हम यहाँ से ये नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ से ये नॉर्मल यूज़ कर रहे होंगे, बल्कि इनफैक्ट ये हमने ये फाइंड आउट किए हैं, सॉरी 1.963 एंड 6.005। सो इसका मतलब है कि आपके पास जो RP होगा that would simply be 0.9815 और जो ये वैल्यू है RG that would be equal to 3.002। सो हमने यहाँ ये फाइंड आउट कर लिया है और अब हम जो है इसको यहाँ यूटिलाइज करेंगे। इट इम्प्लाइज आपके पास जो RB फॉर पिनियन है, तो कहीं लिख लेते हैं 0.9815 cos ऑफ 22.8 ये आपके पास आएगा 0. और इसी तरह जो है जब हमने ये फाइंड आउट करना है घेर के लिए, that would be simply be RG cos of phi t यानी कि 3.002 इंटू cos of 22.8 यानी कि ये वैल्यू आपके पास आएगी 2.767। ओके, सो अब हम जो है अपने अगर न्यूमेरिकल फार्मूला के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से अब RP भी हमें नोन है, RBP भी नोन है, RG, RPG ये तमाम वैल्यूज़ नोन है। अब जो हमारे पास phi t भी नोन है, इनफैक्ट जो हमारे पास अननोन है वो A है, ठीक है। सो A जो है एडेंडम है और A इज़ इक्वल टू 1/P। सो बाय दिस रिलेशन जो हमारे पास यहाँ पिच जो है डेट वाज अराउंड 8.66, सो 1 डिवाइडेड बाय 8.66 0.115, ठीक है। सो ये आपके पास एडेंडम आ गए। अब एडेंडम जो है हमारे पास यहाँ ये यूज़ हो रहा होगा। सो दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू कहाँ से है। देखें, हमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें हमें गिवन था कि हमारे पास जो नॉर्मल डायमीटर पिच है वो हमें गिवन थी और हमने उसको यूज़ करते हुए हमने ट्रांसवर्स डायमीटर पिच फाइंड आउट की, डाटा 08.66, और ये ट्रांसवर्स डायमीटर पिच जो है उसको यूज़ करते हुए हमने पिच डायमीटर्स भी फाइंड आउट किए, उसी को हमने यूज़ करते हुए एडेंडम भी फाइंड आउट किया और जो है हम यहाँ अब इसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ Z का फार्मूला जो है उसमें ये तमाम वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। सो सिंपली जो है ड्यू टू द स्पेस कंस्ट्रेंट में सिर्फ यहाँ इसकी फ़ाइनल वैल्यू लिखूँगा। इन तमाम को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास फ़ाइनल वैल्यू आएगी डेट वुड बी 0.4507। सो हमारे पास यहाँ तक जो है हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट स्टेप है ओके, इसमें दो चीज़ें अभी भी रहती हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें अभी हमने आई भी हमें आगे यूज़ करना पड़ेगा। सो उस पर पहले हम आई को यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम फिर ये बाकी इसकी तरफ आते हैं।
सो आई के लिए फार्मूला इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। ये जो फैक्टर है z दैट इज़ कॉल्ड एज सरफेस स्ट्रेंथ ज्योमेट्री फैक्टर, और जो i है दैट इज़ ज्योमेट्री फैक्टर जो कि अभी हमने फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करना है लगता है इसमें कुछ अननोन है जिनमें ये mn है, mg है, ठीक है। mn जो है दैट इज़ ये सिंपल दैट इज़ कॉल्ड लोड शेयरिंग रेशो, और लोड शेयरिंग रेशो दैट इज़ इक्वल टू Pn ओवर 0.95 जी। ये जो Pn है इसमें n कैपिटल है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू Pn ओवर Pn कॉज ऑफ फाई n। ये जो P कैपिटल N है दिस वन दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज नॉर्मल बेस पिच, और ये जो Pn था, ठीक है, दैट इज़ सिंपली द नॉर्मल पिच्ड सर्कुलर पिच। सो इसका रिलेशन जो है आपको आपके जहन में होगा कि कैपिटल P स्मॉल p इज़ इक्वल टू पाई। सो जब हमने ये नॉर्मल बेस पिच फाइंड आउट करनी है इसके लिए, यानी कि इसको मैं ये n है दैट वुड बी इक्वल टू पाई ओवर Pn, यानी कि पाई ओवर Pn, यानी कि ये Pn हमें एक स्टेटमेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, ये 10 है, मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ फाई n विच इज़ कॉज ऑफ फाई n वाज अराउंड 20 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 0.2952 इंच। और इसी तरह जब लोड शेयरिंग रेशो आप फाइंड आउट करने लगते हैं 0.2952 डिवाइडेड बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय z विच इज़ 0.4507, यानी कि ये आपके पास बनेगा 0.6895। और इसी तरह अब हम अगर इस रिलेशन को अब हम यूज़ करते हैं, सो i वुड बी इक्वल टू cos of 22.8 multiplied by sin of 22.8 divided by 2mn, यानी कि 2 into 0.6895 multiplied by mg जो है हमारे पास ये 52/17 यानी कि 3.059, या फिर आप इसे 3.06 लिखते हैं डिवाइडेड बाय 3.06 प्लस 1। ये कहाँ से आया है? नंबर ऑफ गेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पिनियन। ये आपके पास 52 थे, ये आपके पास 17 थे, तो 3.059 बनता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.195। सो इस तरह जो है हमने ये फाइंड आउट कर लिया। जो नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट जो हमने फाइंड आउट करना था दैट वाज द कोइलास्टिक कोफिशिएंट CP भी बिल्कुल उसी तरह जो है, चूँकि ये स्टील यूज़ हो रहे हैं और हम यही सेम मटेरियल यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि CP इज़ इक्वल टू 2300 और यूनिट इसके स्क्वायर रूट ऑफ PSI। ओके, सो हमने ये भी कर लिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमने स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। और अब अगर हम स्ट्रेंथ को देखते हैं तो हमारे पास ये बिल्कुल उसी तरह ही है, इसमें भी हमारे पास वही ग्रेड 1 ही यूज़ हो रहा है। सो इस वजह से जो है हमें ज़्यादा इसमें चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम वहाँ से यानी कि जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया था हम वहीं से ये वैल्यूज़ इंपोर्ट कर लेते हैं कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो ST था फॉर पिनियन दैट वाज इक्वल टू 31350 PSI। और इसी तरह जो हमारे पास फॉर गियर था, ये जो हमने स्पर गियर का न्यूमेरिकल किया था उसमें ये था 28600 PSI। इसी तरह जो हमारे पास C था फॉर पिनियन दैट वाज इक्वल टू 106,400 PSI। और जो हमारे पास C4 गियर था दैट वाज इक्वल टू 93,500 PSI।
सो ये एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ जो हैं हमने वहाँ से इंपोर्ट कर ली हैं। इसी तरह जो है जो CH की वैल्यू है, CH भी क्योंकि कोई फैक्टर ऐसा चेंज नहीं हो रहा, सो हम यहाँ सिंपली CH भी जो है हम लास्ट वाली वैल्यू से ही इंपोर्ट कर लेंगे 1.005, जो कि एग्जैक्टली जो लास्ट हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें था, सच बिल्कुल उसी तरह ही है। इसमें सिर्फ एक फैक्टर थोड़ा सा नया एडअप होगा, विच इज़ J डॉट, विच इज़ बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्योमेट्री फैक्टर। ओके, सो जब हमने ये फैक्टर हमने फाइंड आउट कर बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्योमेट्री फैक्टर फाइंड आउट करने बेसिकली वर्क कैसे करेगा कि हमारे पास दो ग्राफ्स हैं और हम क्या करते हैं कि हेलिक्स एंगल के अगेंस्ट ये नंबर ऑफ टीथ की जो लाइन है इसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि ये फैक्टर क्या आ रहा है। लेट्स से अगर हम हेलिक्स एंगल 30 पे जाते हैं और इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, तो चूँकि हमारे नंबर ऑफ टीथ है 17, सो राउंड अबाउट वो यहाँ लाइन बनती है और इसको जो है अगर हम ये यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, सो हमारे पास एक केस में जो है डैट इज़ इक्वल टू 0.45 और इसी तरह जो है अगर हम सेकंड केस में देख लें जहाँ हमारे पास नंबर ऑफ टीथ 52 है, यानी कि समवेयर अराउंड है, सो अगर इसके अगेंस्ट देख लेते हैं तो ये वैल्यू जो है तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये जो आएगी डैट वुड बी 0.54। ये हमारे पास पिनियन के लिए थी, ये हमारे पास गियर के लिए थी। इसी तरह आपने क्या करना है कि एक फिर सेट यहाँ से वैल्यू लेनी है, ठीक है, इसको बल्कि यहाँ से लाइंस को मीट करा देते हैं। इस तरह कुछ यहाँ करके आ रही होगी पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू जो है वो भी कुछ इस तरह यहाँ आ रही होगी। ओके, सो इसी तरह जो है आपने सेकंड वैल्यू पे भी देखना है, सेकंड ग्राफ पे भी देखना है। 30 डिग्री के अगेंस्ट आपने ये लाइन प्लॉट की, ठीक है, ये नंबर ऑफ टीथ लेट से 17 थे और इसके अगेंस्ट आपने जो है यहाँ से ये कर्व देख लेनी है कि ये फैक्टर आपके पास कितना आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि डेट इज समवेयर अराउंड हियर और इसी तरह जो है जब नंबर ऑफ टीथ आपके पास जो है वो 52 हो जाएंगे, सो उसके लिए भी हम यहाँ से ग्राफ को जो है हम प्लॉट करके देखेंगे, सो दैट वुड बी अराउंड हियर। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि J डैश जो है फॉर पिनियन डैट इज़ इक्वल टू 0.94 और J डैश फॉर गियर जो है डैट इज़ इक्वल टू 0.98। सो जब आपके पास ये दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं, अब आप J फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर P। वो सिंपली क्या होगा कि इसको और इस फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है कि 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.94 दैट वुड बी इक्वल टू 0.423। इसी तरह जो है जब हमने गियर के लिए फाइंड आउट करना है दैट वुड बी 0.54 मल्टीप्लाई बाय 0.98 दैट वुड बी इक्वल टू 0.529। सो यहाँ तक जो है हमने बाकी तमाम चीज़ें फाइंड आउट कर ली। जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है उसमें हमने सिंपल जो है पिनियन एंड गियर टूथ इनके बेंडिंग बेसिकली स्ट्रेसेस हमने फाइंड आउट करनी है। सो उसको देख लेते हैं हम। सिंपल जो है इन फार्मूलाज को अब यूज़ करना है। सो सबसे पहले अगर हम लेट से पिनियन का केस ले लेते हैं, सो WT है इस केस में, इस एग्जांपल में हमारे पास था 142.7 मल्टीप्लाई बाय K नॉट विच वॉज 1, KV विच वॉज around 1.404 multiply by KS which was 1.043 multiply by the diameter आपके पास जो diametral pitch है that is 8.66 divided by face width which was 1.5 multiply by KM जो कि 1.208 था मल्टीप्लाई बाय KB जो कि 1 था आपके पास डिवाइडेड बाय J जो कि भी हमने फाइंड आउट किया 0.423। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा P जो है वो हमारे पास आएगा अराउंड 3445 PSI। अब अगर थोड़ा सा मेमोरी को जॉगन करें तो ये हमारे पास जो J था फॉर स्पर गियर वो हमें गिवन था, बट हमें जब हेलिकल गियर में हम आए हैं तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ा। अगर लेट से एक और चीज़ जो है उसको हम डिस्कस करना यहाँ ज़रूरी है। ओके, हमने यहाँ जब फाइंड आउट किया है यहाँ, ठीक है, यहाँ जब हमने ये फाइंड आउट कर रहे हैं
mn, ठीक है। सो mn पर गियर के लिए जो है आप इसे 1 लेते हैं, यानी कि ये फैक्टर जो है 1 होता है आपके पास व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इट फॉर स्पर गियर्स। ओके जी, सो इस तरह जो है हमने ये जे डॉट ये फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए, बेंडिंग स्ट्रेस ज्योमेट्री फैक्टर फाइंड आउट किया और इनको अब हम यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी तरह जो है जब आप गियर के लिए फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए भी ये वैल्यूज़ थ्रू आउट तकरीबन ये सेम ही रहेंगी। यहाँ लिख लेते हैं 142.7 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि के नॉट, फिर के वी है 1.404 मल्टीप्लाई बाय के एस विच वॉज 1.052 और उसके बाद जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपके पास फेस विड्थ के साथ विच इज़ 8.66 डिवाइडेड बाय 1.5 जो कि फेस विड्थ है, मल्टीप्लाई बाय 1.208 जो कि के एम है, मल्टीप्लाई बाय के बी विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय 0.529 जो कि हमारे पास जे नॉट। सो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सिग्मा जी है डैट वुड बी इक्वल टू 2779 psi। और अब हम जो है इसको यूज़ करते हैं यहाँ। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एस एफ इज़ इक्वल टू एस टी जो है लास्ट न्यूमेरिकल में भी वही वैल्यू थी और यहाँ भी वो वही न्यूमेरिकल है, ये वही वैल्यू है 31350 मल्टीप्लाई बाय वाई एन जो कि हमारे पास 0.977 है डिवाइडेड बाय के टी जो कि 1 है और के आर जो कि 0.85 है। जो वैल्यू चेंज हुई है वो स्ट्रेस की वैल्यू है जो कि अब 3445 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एस एफ है फॉर पिनियन वो आ जाएगा 11 सॉरी दैट वुड बी अराउंड 10.5, ठीक है। सिमिलरली एस एफ जो हमारे पास यहाँ घेर के लिए होगा डैट वुड बी अराउंड 11.9, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास हमने पिनियन और एंड गियर टूथ वेयर इसको फाइंड आउट करना है। सो लास्टली वी आर गोइंग टू फाइंड द वेयर इन द पिनियन एंड गियर। सो अगर इसके फार्मूला को हम देख लेते हैं और यहाँ हम वैल्यूज अब इनकॉर्पोरेट करेंगे फॉर पिनियन। सी पी जो है हमारे पास 2300 था मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू टी विच वॉज 142.7 मल्टीप्लाई बाय के नॉट विच वॉज 1 ओवरलोड फैक्टर। के वी जो है हमने अभी देखा 1.404 है मल्टीप्लाई बाय के एस विच इज़ 1.043 एज इन द लास्ट न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई बाय के एम जो है 1.208 है डिवाइडेड बाय डी पी जो कि 1.963 है मल्टीप्लाई बाय एफ विच इज़ 1.5 और सी एफ जो है हम इस केस में 1 लेंगे और आई की वैल्यू जो है जो कि 0.195 थी और कंप्लीट को आप उसके रूट ले लेते हैं। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास ये टर्म आएगी 48230 psi। इसी तरह जब हम जो है इसको गियर के लिए हम यूज़ करेंगे सो डैट वुड बी 2300 मल्टीप्लाई बाय 142.7 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.404 मल्टीप्लाई बाय 1.052 मल्टीप्लाई बाय 1.208 डिवाइडेड बाय 10 जो इसका डायमीटर है जो कि हमारे पास I believe it was 3.005
दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। यस, दैट वाज 3.002, सो डिवाइडेड बाय 3.002 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0. डिवाइड बाय विच इज 0.193 एज वेल। सो इसको 1/2 कर देंगे। सो आपके पास जो वैल्यू आती है दैट इज अराउंड 48,440 PSI। इसी तरह जो है आई बिलीव जी देखा हमने यहाँ भी एक गलती की हुई है, 1.7 नहीं होना था, बल्कि ये आपके पास जो है यहाँ .2 होना था सर। अब ये सही है, 5.2 यहाँ होना था जी। ठीक है, तो अब तब आपके पास ये एक्चुअल आंसर आएगा। उसके अलावा जो है यहाँ उसके अलावा अब सिंपल हमने ये सेफ्टी फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। अगर हम जो है इसको ओपिनियन के लिए यूज़ करेंगे, सो डैट वुड बी SH इज इक्वल टू SC। SC जो है हमारे पास 106,400 मल्टीप्लाई बाय ZN। ZN is 0.948। CH जो है इस केस में नहीं आता ओपिनियन के केस में, सो दैट सिंपली बी डिवाइडेड बाय KT विच इज़ अराउंड 1 और KR जो कि 0.5 है। इसको आप डिवाइड करेंगे सिग्मा C से जो कि आपके पास आ रहा है 48230। इसको सॉल्व करने पे SH जो है फॉर ओपिनियन दैट बी इक्वल टू 2.46। इसी तरह जो है जब हम फॉर गियर फाइंड आउट करेंगे, so that would be simply equal to 93,500 मल्टीप्लाई बाय ZN जो कि हमारे पास 0.973 है, मल्टीप्लाई बाय CH जो कि 1.005 है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.85 डिवाइडेड बाय 48,440। सो हमारे पास जो SH फॉर हमारे पास G है वो आ जाएगा 2. बिल्कुल जो है लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल हमने किया था बिल्कुल उसी तरह, जहां आपको हमने डिस्कस किया था कि हमें बेसिकली ये फैक्टर हमें स्केयर करना होता है। सो जब हमने इसको कंपैरिजन करना है हमने SF को, सो हम इसको SH स्केयर के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे। सो SF जो है हमारे पास दैट वाज अराउंड 10.5। सो 10.5 का जो है कंपैरिजन हो रहा होगा अराउंड 2.46 या फिर 6.05। ये बनेगा 2.46 का स्केयर या फिर 6.05। सो इसका मतलब है कि जो ओपिनियन है उसको यहाँ से वेयर से ख़तरा है। ठीक है, इसी तरह जो है जब हम बात करते हैं गियर के केस में, सो SF को हम कंपैरिजन करेंगे SH के साथ,
ये हमारे पास जो है 11.5 है, 11.9 है, 11.9 इन कंपैरिजन विद 2.22 का स्क्वायर या फिर 4.93। सो इसका मतलब है कि यहाँ भी हमें जो है वेयर से खतरा, यानी कि दोनों साइड्स पे हमें वेयर से इशू है। सो इस तरह जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। ओके जी, साथ साथ हम स्लाइड्स को भी विज़िट कर लेते हैं। स्लाइड्स में भी ये स्टेप बाय स्टेप जो है इसको यहाँ मेंशन किया गया कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सो आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे साथ साथ वीडियो साथ साथ जब आप स्लाइड्स को देख रहे होंगे, सो आप देखिएगा कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम उसे लेके चले हैं। सो आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं, बिल्कुल 1 बाय 1, 1 स्टेप एट अ टाइम। इसी तरह हम इनको लेके चले हैं और हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। उसके बाद ये डिस्कस था, उसके बाद हेलिकल गियर की इनिशियल डिस्कशन थी, उसके बाद हेलिकल गियर का न्यूमेरिकल। इसको भी बिल्कुल इसी पैराई में जो है ये हमने सॉल्व किया है। और उसके बाद जब ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ओके, हम यहाँ आ जाते हैं फाइनल पे। ठीक है, हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया। आप लोगों ने क्या करना है कि डिज़ाइन ऑफ ए गियर मैश के नाम से एक टॉपिक है आपकी शिगली की बुक में, उसको आपने एक बार स्टडी करना है। और एक आपकी जो है ये असाइनमेंट होगी जिसकी बेस पे आपकी जो इस वीक की जो अटेंडेंस है बेसिकली वो मार्क हो रही होगी। और आपके पास पूरे वीक की जो है आपके पास ये डेडलाइन है, यानी कि बिफोर वेडनेसडे यानी कि ट्यूसडे को जो है आपके वो गूगल क्लासरूम पे अपडेट हो जाएगा। आपने वहाँ अपनी ये असाइनमेंट अपलोड करनी है। You have to do the example 14.8 with diameter pitch of your choice ranging from 4 to 20 teeth per inch। कोई भी नंबर आप अपनी मर्जी से ले लो and should be different for each student। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जो कोई दूसरा कर रहा है आपने उस तरह नहीं लेके करना है, आपने कोई अपना नंबर जो है उसको लेके आपने इसको सॉल्व करना है। So that is pretty much it from this week number 3। In case of any query feel free to ask। और फिर भी अगर कोई मज़ीद कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए, सो प्लीज़ गिव इट अ गो एंड डू टेल अस एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच।